हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, वन शॉट सीरीज चल रही है और आप इसका पूरा पूरा बेनिफिट उठा रहे होंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए तो बना ही रहा हूँ। अब इस वन शॉट सीरीज़ में हम ऑलरेडी फाइनेंशियल मैथमेटिक्स कर चुके हैं, एलपीपी कर चुके हैं और टाइम सीरीज़ कर चुके हैं। इंटीग्रेशन का ये सेकंड पार्ट आज मैं लेकर आ रहा हूँ। अगर आपने पीछे के कुछ पार्ट मिस कर दिए, बहुत से स्टूडेंट सोच रहे हैं सर अभी मैंने सारे नहीं करे, तो कोई टेंशन नहीं है। ऊपर मैं आई बटन में इसकी प्लेलिस्ट दे रहा हूँ पूरी वन शॉट सीरीज़ की, तो एक एक करके आप सारे के सारे वन शॉट देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बड़े स्मूथली ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। फिर भी किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी डाउट्स होते हैं, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप कोशिश करिए कि कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर आप शेयर करें। और अगर आप मुझे व्हाट्सएप करना चाहते हैं, मेल करना चाहते हैं, कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप या मेल करते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए कि मैं आपको रिस्पॉन्ड कर सकूं। ठीक है, कई बार स्टूडेंट्स तुरंत व्हाट्सएप करते हैं और तुरंत एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आपको जो आपको रिस्पॉन्स है ना वो तुरंत दे पाऊँ, तो ऐसा कई बार हो नहीं पाता। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, कोशिश करूँगा कि मैं आपकी जो क्वेरीज़ है, जो आपकी क्वेश्चंस हैं, उनको मैं रिजॉल्व कर पाऊँ। Students, because your exams are very near, and now is the time to practice, revise, and prepare well for the finals as well as competitive exams. To help you with this, Unacademy has launched free live mock test series for CUCT aspirants. You can give this 2-hour free test to analyze your current preparation. Apart from this, you can either go for individual subscription for both part A and part B, or can opt combo subscription. Structured recorded courses, live doubt solving sessions, test series, quizzes, and unlimited access will be provided. Also, you can join the recently launched batches. CUCET Part B batch will not only help you in cracking CUCET but will also help you with your science class 12th board exam. Part A batch will help you in strengthening your LRDI, aptitude, English, and the general awareness. Now, it's the time to ace your final exams and simultaneously prepare yourself for upcoming entrance exam to secure a good college. So what are you waiting for? All the links are in the description box. Use my code AmitGod10 which flashes on the screen to unlock for free and get 10% off on any subscription. Let's crack it. Go for description box and use the given links in the descriptions and go to your preferred course. तो हम आगे बढ़ते हैं अपने आज के इस वन शॉट पर। आज हम डेफिनेट इंटीग्रल करने वाले। इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑलरेडी हमने पिछले पार्ट में सारा का सारा कवर कर लिया था, तो आज डेफिनेट इंटीग्रल में हम एक तो डेफिनेट इंटीग्रल ही करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल। इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं डेफिनेट इंटीग्रल में, वो प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चंस हम करेंगे। और फिर हम यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस ये कवर करने वाले हैं। रेवेन्यू फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन, ये हम कैसे फाइंड करते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, ये सब कुछ क्वेश्चन आज यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। साथ ही एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन के भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, ताकि इससे भी आप फेमिलियर रहें। चांसेस कम है, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन के चांसेस कम है, लेकिन कुछ जो ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं करने, लेकिन थोड़े बहुत सिंपल्स क्वेश्चन कर लेने, ताकि अगर कुछ ट्विस्ट आता है पेपर में तो आप ऐसा ना हो कि आप इसकी वजह से कुछ छोड़ के चले आएँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो डेफिनेट इंटीग्रल की बात करते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। डेफिनेट इंटीग्रल में आपको एक जैसे नाम है कि डेफिनेट इंटीग्रल है, मतलब निश्चित है। तो आपको जब इंटीग्रल आप करते हैं, अभी तक जिसमें जो हमने इंटीग्रल करे उसमें आपको लिमिट्स नहीं दी होती थी, यहाँ पर आपको लिमिट्स मिलेगी। अब लिमिट्स मिलेगी तो फिर हम उसमें कर देंगे क्या, जो भी हमारा इंटीग्रेशन आएगा उसमें एक बार हम अपर लिमिट पुट कर देंगे, एक बार लोअर लिमिट पुट कर देंगे। कोई भी सिंपल सा क्वेश्चन उठा लेते हैं। मान लो हम यहाँ पर कहते हैं कि भाई x³ प्लस में 6, हमारे पास एक ये फंक्शन है, इसमें लिमिट आ गई 1 to 2। तो नॉर्मली जैसे आप इंटीग्रेशन करते हो, मेथड सारे वही रहेंगे, बाय पार्ट्स, सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल, स्पेशल इंटीग्रल, डायरेक्ट इंटीग्रल। तो मेथड सब वही है इंटीग्रेशन करने के। ठीक है, जो इससे पिछला पार्ट है वो बहुत ज़रूरी था इनडेफिनेट इंटीग्रल का। अगर वो मिस करे बिना आप ये सेकंड पार्ट पर आए हो तो पहले आप उसको देख लो, समझ लो, फिर यहाँ पर करोगे तो बेटर रहेगा। अब इसका इंटीग्रेशन करा आपने, आ गया x⁴ 4 प्लस में 6x। लिमिट हम लगाएंगे यहाँ पर
टू 1, इस तरह से आप लिमिट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, जो अपर लिमिट है, पहले अपर लिमिट आपने पुट करनी है, 2 इधर लाएंगे, 2 की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस में 6 इंटू में 2, फिर माइनस का साइन बीच में आएगा, फिर लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, 1 की पावर 4 तो 1 ही हो जाएगा, और 6 इंटू 1 ये भी 6 हो जाएगा। तो 2 की पावर 4 को अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना 16 आता है, 16 अपॉन में 4 करेंगे तो 4 हो गया, 6 इंटू 2 12, इसकी ब्रैकेट खोल देंगे, -1/4 -6, 12 प्लस 4 16 इधर आ गया, 16 माइनस 6 10, -1/4, इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 39 अपॉन में 4। तो मतलब जैसे हम इंटीग्रेशन करते आ रहे हैं वैसे ही इंटीग्रेशन आपको करना है, बस आपको एक तो प्लस सी नहीं लिखना है डेफिनेट इंटीग्रल में, क्योंकि प्लस सी आप लिखने का फ़ायदा कुछ नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म होगी वहाँ पर एक्स अप्लाई होगा नहीं, एक्स अप्लाई नहीं होगा तो जब आप उसको अपर लिमिट में लिखेंगे यहाँ पर और फिर लोअर लिमिट में भी लिखेंगे तो वो दोनों आपस में कट जाने हैं, इसलिए यहाँ पर हम प्लस सी नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो आपस में कट ही जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी आप इंटीग्रल वैसे का वैसे ही करेंगे, पहले हमेशा लोअर लिमिट अपर लिमिट पहले अप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे और आपका आंसर डेफिनेट इंटीग्रल का आ जाएगा। अब एक तो सीधा सीधा डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन आपको दे दिया जिसके चांसेस मैं कह रहा हूँ कम है। क्वेश्चन अगर आता है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको प्रॉपर्टीज़ वाला क्वेश्चन आएगा। तो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है डेफिनेट इंटीग्रल की, ये सामने मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, सारी मैंने नहीं लिखी है, अगर बुक्स में आप उठा के देखोगे इसके बाद 3-4 प्रॉपर्टीज़ और आपको मिलेंगी, वो मैंने नहीं लिखी, वो आपके काम की है नहीं, क्योंकि वो यूज़ होंगी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस में, और ट्रिग्नोमेट्री तो आपके है ही नहीं, तो इसलिए कोई बेनिफिट नहीं उसका। उतना ही मैंने यहाँ बताया लिमिटेड, जो आपको करना मैंडेटरी है। तो ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल है, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, बाद में मत करना कि सर स्क्रीनशॉट का टाइम नहीं दिया। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छी तरह से लर्न करनी है, ये इनके नंबर से यहाँ पर अगर आप याद रखते हो वेल एंड गुड, नहीं भी रखते हो तो भी कोई बात नहीं, प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए, वहाँ प्रॉपर्टीज़ आपको मेंशन करनी है यूजिंग विच प्रॉपर्टी। तो पहली जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या कह रहा है आपसे कि अगर यहाँ पर f(x) dx है तो आप इसको किसी और वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ a to b सब कुछ सेम रहेगा, x की जगह यहाँ पर t हो गया तो dx की जगह dt हो जाएगा, ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, अगर लिमिट a to b है, आप चाहते हो भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि a to b ऐसे लिखा हुआ है, मेरे को उल्टा करना है, इसको कर लो उल्टा, कौन मना कर रहा है, लेकिन उल्टा करोगे तो माइनस का साइन लगा देना आपको, ठीक है। ये नहीं है कि मनमर्जी अपनी चलानी है पूरी, उल्टा करोगे तो भाई कुछ ना कुछ चेंजेस तो करने पड़ेंगे ना, तो माइनस का साइन लगा देना है। अब यहाँ पर कह रहा है कि लिमिट आपकी a to b f(x) dx है, आप चाह रहे हो इस फंक्शन को मैं एक फंक्शन ना रख के मैं इसको 2 फंक्शन बना लूँ, 3 बना लूँ, बना सकते हो, लेकिन बनाने में ध्यान क्या रखना है कि आपको जो a और b के बीच में कोई वैल्यू निकालनी है, जो हमने यहाँ से रिप्रेजेंट की हुई है c से, तो ये c क्या है, a और b के बीच में कोई एक वैल्यू है। तो लोअर लिमिट आपको यहाँ रखनी है, अपर लिमिट यहाँ पर रखनी है, ठीक है। इनके बीच में यहाँ पर ये c आएगा, स्क्रीनशॉट दोबारा ले लेना, यहाँ पर मैंने a लिखा हुआ था तो उसको चेक कर लेना, सही कर लेना, b कर लेना, ठीक है। और a की जो वैल्यू है और c की जो वैल्यू है वो a और b के बीच में कोई वैल्यू आएगी। और अब यहाँ पर क्या करें, अगर आपके पास a to b है तो आप इस इंटीग्रल को ऐसे लिख सकते हो a + b - x, यानी यहाँ पर दोनों का जो सम करके उसमें से अगर आप x को माइनस करोगे तो आपका रिजल्ट बराबर रहेगा। मैं यहाँ प्रूफ पे नहीं जा रहा हूँ, प्रूफ अगर देखना है समझना है तो प्रूफ के लिए जो रेगुलर वीडियोज़ है उस पर जाना, ठीक है, वहाँ सारे प्रूफ बता रखे हैं मैंने। अगर लिमिट 0 to a है तो ये इसी प्रॉपर्टी की तरह होता है, लिमिट 0 to a में अगर इन दोनों को आप ऐड करोगे a बन जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा a - x। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी यूज़ होंगी जब आप डेफिनेट इंटीग्रल्स करेंगे। तो क्वेश्चंस यहाँ पर हम कुछ लेते हैं डेफिनेट इंटीग्रल के, ताकि आपको उनको समझ में आ जाए कि किस तरह से आपको उनको अप्लाई करना है। तो अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पर लूँ, क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ CBSE हैंडबुक के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने कर ही रखे होंगे। कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं, ठीक है, सिलेक्टेड एग्जांपल्स ले लेते हैं जहाँ से आपको प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना आ जाए कि प्रॉपर्टीज़ आपको किस तरीके से यूज़ करनी है। सबसे पहले मैं टाइप वाइज क्वेश्चन लेता हूँ, पहले मैं मॉड वाले क्वेश्चन लेता हूँ कि मॉड वाले क्वेश्चंस को आपको किस तरीके से डील करना है।
तो क्वेश्चन आया हमारे पास 0 to 4 x माइनस 2। ठीक है, अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। कभी भी आप मॉड वाला क्वेश्चन करोगे तो आपको प्रॉपर्टी यहाँ पर कौन सी यूज़ करनी है? प्रॉपर्टी आपको यूज़ करनी है यहाँ पर a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू a टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस c टू बी एफ एक्स डी एक्स। जो P2 प्रॉपर्टी हमने लिखी थी वो प्रॉपर्टी आपको इनमें यूज़ करनी है। यानी यहाँ पर जो ये लिमिट है, इस लिमिट को हमें दो पार्ट में तोड़ना है। ठीक है, दो में भी तोड़ सकते हैं, तीन में भी तोड़ सकते हैं, डिपेंड करेगा कि फंक्शन क्या क्या दिए हुए हैं। अब कैसे तोड़ना है आपको इसको? तो आपको सिंपल क्या करना है, जो यहाँ मोड के अंदर वाला पार्ट है इसको आप पुट करो, क्योंकि अभी आपको क्या दी है, लिमिट दी हुई है 0 से लेकर 4, ये एक इंटरवल दिया हुआ है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर एक क्रिटिकल पॉइंट निकालना है जहाँ से मुझे पता लगेगा कि मेरा ये वाला पॉइंट क्या होगा। तो उसके लिए सिंपल क्या करना है, आपको पुट करना है जो भी मोड के अंदर फंक्शन है उसको 0 पुट कर लो और वहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। अब ये चेक करो कि ये x की वैल्यू इस नंबर लाइन को जो हमने ये बनाई है, जो लिमिट हमारे पास है, इसके बीच में लाई करती है नहीं करती, क्योंकि c a और b के बीच में होना चाहिए। तो हमने देखा कि भाई 2 हमें यहाँ पर लाइक करता है। तो यानी ये जो फंक्शन है ये दो लिमिट्स में हमारा कन्वर्ट हो गया। एक आ गया 0 to 2, दूसरा आ गया 2 to 4, 0 to 2, 2 to 4। ठीक है, अब यहाँ पर और क्या करना है आपको, अब ये देखना है कि अगर हम अपनी लिमिट 0 से 2 के बीच में रखते हैं तो ये जो मॉडुलस फंक्शन है ये पॉजिटिव रहेगा या ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जब भी ऐसे फंक्शन में आप तोड़ोगे मॉडुलस वाले को, तो जो भी आपके पास फंक्शंस आएंगे पॉजिटिव नेगेटिव आपको साइन चेक करना है, क्योंकि मॉडुलस को हमें हटाना है, मॉडुलस को वहाँ से हमें हटा देना है। तो हम कैसे हटाएंगे, उसका भी बड़ा आसान तरीका है। आप 0 से 2 के बीच में आप कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो। अब जैसे यहाँ 1 आ रही है इसके बीच में, तो 1 ले सकता हूँ, 1.1 ले सकता हूँ, 1.9 तक कुछ भी ले सकता हूँ, 0.1 से लेकर 1.9 तक कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो वो वैल्यू हम यहाँ पर डाल के देखेंगे कि हमारा जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। मोड यूज़ नहीं करना है, मोड के अंदर जो फंक्शन है यानी x माइनस 2 में देखना है हमें। तो अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करता हूँ तो 1 माइनस 2 माइनस 1 आ रहा है, यानी फंक्शन माइनस वैल्यू देगा मुझे। तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा माइनस x माइनस 2 dx। अब हम ऐसे देखेंगे 2 से 4 के बीच में अगर हम कोई वैल्यू लेते हैं, सपोज 3 ले लेते हैं, 3 को अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो 3 माइनस 2 तो पॉजिटिव वैल्यू आपको देगा। तो यानी ये वाला फंक्शन आपका पॉजिटिव आ जाएगा, x माइनस 2 dx। तो इस तरह हमने इस मॉड वाले फंक्शन को दो फंक्शन में तोड़ दिया। अब यहाँ से बस आपको क्या करना है, सिंपल इंटीग्रेशन करके लिमिट अप्लाई करनी है। तो ये माइनस बाहर है, अभी बाहर ही लगा रहने देते हैं। इसका इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x, लिमिट आ गई 0 to 2। इसका आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x, लिमिट आ गई 4 to 2। लिमिट अप्लाई करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4/2 2 आ गया, 2 2 जा 4 माइनस 0 को यहाँ पुट करोगे 0 हो जाएगा, यहाँ पुट करोगे 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया। यहाँ पर 4 आपने अप्लाई करा, 4 4 जा 16, 16/2 8, 4 2 जा 8, फिर माइनस का साइन, 2 अप्लाई करोगे, यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 4। यहाँ से इससे ये कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा -2, बाहर एक माइनस है तो +2 हो गया, इधर से ये आ गया -2, यहाँ पर एक माइनस है तो प्लस हो गया। आंसर आ गया आपका इसका 4। तो इस तरीके से आप ये मॉडुलस वाले क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करेंगे। लिमिट को हमेशा ब्रेक करना है। ठीक है, अगर मॉडुलस हमें एक से ज़्यादा फंक्शन में दे दिया, क्योंकि इसमें से मॉडुलस वाला क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, पूरे चांसेस हैं। अगर आपके पास एक से ज़्यादा फंक्शन में मॉडुलस वैल्यू दे दी है तो उसको आपको कैसे ब्रेक करना है, इसका क्वेश्चन और ले लेता हूँ एक मैं। तो क्वेश्चन में कहता है कि भाई आपके पास लिमिट है 1 to 4 और मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 3, इसका आपको इंटीग्रल करना है। अब यहाँ पर आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसको अलग करो, इसको अलग करो, दो क्वेश्चन बना लो,
दो क्वेश्चन में हमारे पास ये बन गया ऐसे 1 to 4 mod x dx प्लस में 1 to 4 mod x माइनस 3 dx। अब जैसे यहाँ पर पिछला क्वेश्चन हमने करा था उसके हिसाब से इसको और इसको दोनों को सॉल्व कर दो, आपका आंसर सही आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आपको एक ही फंक्शन लेके चलना है। तो आप ये देखो कि जब आप यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, लिमिट हमारी है क्या 1 से लेकर 4 तक। क्रिटिकल पॉइंट अगर हम यहाँ से निकालेंगे, x को 0 पुट करेंगे तो 0 ही वैल्यू आ रही है। तो 0 वैल्यू इसके बीच में 1 से लेकर 4 तक के बीच में 0 एग्जिस्ट नहीं करता, तो 0 तो आप लेंगे नहीं लिमिट। यहाँ से x माइनस 3 से निकालेंगे तो x माइनस 3 से हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट बनेगा 3, तो 3 इसके बीच में आ रहा है। तो हमारे पास दो लिमिट बन रही है 1 to 3 और 3 to 4। अब अगर हम 1 to 3 लेते हैं तो ये जो दोनों मॉडुलस फंक्शन है ये क्या हमें साइन देंगे। अगर मैं x की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक ले रहा हूँ तो उस केस में जो मॉडुलस ऑफ x है वो हमें क्या वैल्यू दे रहा है। अगर 1 से 3 के बीच में मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूँ तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा ना। तो ये हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा। और mod x माइनस 3 कैसी वैल्यू दे रहा है, अगर मैं 1 से 3 तक के बीच में कोई वैल्यू पुट करूं, ठीक है, 3 नहीं लेनी 1 नहीं लेनी, उसके बीच में कोई वैल्यू देखनी है। तो उसके बीच में कोई वैल्यू देखोगे तो जैसे 2 आ गया, 2 माइनस 3 करेंगे तो माइनस वैल्यू आ रही है, यानी यहाँ से मुझे माइनस वैल्यू मिलेंगी अगर हमने 1 to 3 यहाँ पर लिमिट रखी। अगर 3 to 4 रखी है तो क्या हो रहा है, अगर आपने x की वैल्यू 3 से 4 रखी तो जो मॉडुलस ऑफ x है ये तो अभी भी पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि यहाँ तो पॉजिटिव ही वैल्यू है और यहाँ और कुछ साथ में है नहीं। और जो mod x माइनस 3 है ये भी हमें पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3.1 से लेकर 3.9 तक कोई भी वैल्यू पुट करूँगा तो वो वैल्यू इससे बड़ी रहेगी, तो आंसर आपका पॉजिटिव रहेगा। तो क्या हुआ, जब हमने इस फंक्शन को दो लिमिट में तोड़ा, एक लिमिट आई हमारी 1 से 3 ये वाली, इसमें हमारे पास मॉडुलस ऑफ x रहेगा और ये बन जाएगा माइनस एक्स प्लस 3। ये एक फंक्शन बन गया। प्लस अब यहाँ पर क्या है 3 to 4 अगर लिमिट लेंगे तो यहाँ x का x रहेगा और ये हो जाएगा x माइनस 3। तो अब ये आपका क्वेश्चन बन गया, इसमें से ये कैंसिल हो गया। 3 का इंटीग्रेशन करना है 1 to 3 dx प्लस 3 to 4 2x माइनस 3। अब यहाँ पर अप्लाई करो, इंटीग्रेशन करेंगे 3x, लिमिट आ गई 1 to 3, 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x, लिमिट आ गई 3 to 4। अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई करोगे तो 3 का यहाँ 3x है, 3 यहाँ पुट करेंगे तो 3 3 9, माइनस का साइन 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 3, प्लस यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दो, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, माइनस 4 3 12, फिर माइनस साइन। अब लोअर लिमिट अप्लाई करोगे 9 माइनस 9, 9 माइनस 3 6, 16 माइनस 12 4, 9 माइनस 9 0, आंसर आ गया आपका 10। तो इस तरह से अगर दो या दो से ज़्यादा फंक्शन जब दिए होते हैं तब आप अपने आंसर को इस तरीके से कर सकते हो। तो ये दो क्वेश्चन और हमारे सामने हैं, यहाँ भी आपको प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। क्वेश्चन में लिखा होगा वैसे तो यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है, नहीं भी लिखा हुआ इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो इसको आप अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट सब्स्टिट्यूशन इनसे करने जाएंगे तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको प्रॉपर्टी ही यूज़ करनी है। अब यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी कौन सी लगने वाली है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी मैं यूज़ कर रहा हूँ P3। अब P3 प्रॉपर्टी में क्या था, P3 में था अगर आपके पास भी एक a to b फंक्शन दिया हुआ है तो आप इस फंक्शन को ऐसे लिख सकते हो a to b f of a प्लस b माइनस एक्स। अब स्टूडेंट्स मन में सोच रहे होंगे सर पता कैसे चलेगा कौन सी प्रॉपर्टी कब लगानी है, इतनी सारी प्रॉपर्टी आपने बता दी है, सब पता चल जाएगा, चिंता मत करो। जितने आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि मेरे को इसमें ये प्रॉपर्टीज़ लगानी है। लेकिन प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के पता नहीं चलेगा, ठीक है, वो तो करना पड़ेगा भाई। तो अब यहाँ पर प्रॉपर्टी हम ये वाली लगाएं तो दूसरा देखो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ 4 माइनस एक्स आ रहा है। 4 माइनस एक्स तभी आएगा जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे और हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो हमारे पास ये क्या बन गया, इसको रख लिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन, और हम उस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे तो ये आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस 3 4 हो गया।
4 में से ये हमें माइनस करना है, यानी 4 माइनस एक्स। ऐसे यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस एक्स, और यहाँ पर कैसे लिखेंगे आप, 4 माइनस एक्स की जगह लिख रहे हो आप 4 माइनस एक्स, ठीक है। तो माइनस यहाँ पर है तो ब्रैकेट लगा के लिखना है ऐसे 4 माइनस एक्स। बिना ब्रैकेट लगाए लिख दोगे तो गलत आएगा, ये बता रहा हूँ। अब इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा, ऊपर कुछ चेंज नहीं करना, नीचे भी पहले वाले पार्ट में कोई चेंज नहीं, दूसरे वाले पार्ट में सिंप्लीफाई होगा क्योंकि ब्रैकेट खुलेगी, 4 से 4 कटेगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये बन जाएगा आपके पास सेकंड। अब ये सेकंड आपने बना दिया, इन दोनों को अब कर देते हैं ऐड करोगे तो ये हमने आई लिया है, ये भी आई हो गया, आई 2i, ठीक है। 3 बार बोल दिया मैंने, पर 2 बार ऐड करना है, फ्लो में बोल दिया भाई। तो 1 2 3, लिमिट सेम रहेगी। अब इसका न्यूमरेटर क्यूब रूट ऑफ एक्स है और डिनोमिनेटर क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब रूट ऑफ 4 माइनस एक्स, प्लस ये वाली टर्म है क्यूब रूट ऑफ 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 4 माइनस एक्स प्लस में क्यूब रूट ऑफ एक्स। अब न्यूमरेटर क्योंकि दोनों का सेम है और डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, ठीक है, आगे पीछे लिखा हुआ है, बस प्लस में तो कोई दिक्कत ही नहीं, आगे पीछे लिखा हुआ है। तो अगर ये सेम होता है तो ऊपर सेम ही सेम उतारना है आपको, यानी ऊपर आ गया आपके पास क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब रूट ऑफ 4 माइनस एक्स, और जो डिनोमिनेटर है वो भी यही बनेगा। तो ऐसे हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा कि आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल वैल्यू आ जाएगी, 1 रह गया। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन तो x होता है भाई, तो हम सीधा इंटीग्रेशन ही लिख देते हैं, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, लिमिट आ गई 3 to 1। अब पहले आप यहाँ 3 पुट करोगे तो 3 माइनस 1 2 आ गया, तो 2i की वैल्यू 2 आ गई, दैट मीन्स i की वैल्यू 1 आ गई। तो इसका इंटीग्रल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1। अब हम सेम अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ भी लगभग सेम पैटर्न है, बस यहाँ लिमिट a to b थी, वहाँ 0 to a है। तो जब 0 to a होता है तो यहाँ पर p3 की जगह p4 बन जाता है, यहाँ 0 हो गया, यहाँ पर a हो गया, तो इधर आपके पास 0 और a आ जाएगा, और 0 प्लस a को ऐड करेंगे तो a बचेगा। तो यहाँ पर ये p4 आपको यूज़ करनी है, बिल्कुल इसी तरीके से प्रोसीड करना है, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं करना। तो यहाँ पर आई हमारा बन गया 0 to 1 log ऑफ 1 माइनस एक्स, क्योंकि 0 to a की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस एक्स, यहाँ पर आ गया ये log 1 माइनस एक्स प्लस में log 1 माइनस एक्स। बस यहाँ पर गलतियाँ ये मत करना, जैसे जहाँ पर ये x नेगेटिव आ रहा है तो उसको हमेशा ब्रैकेट लेके आपको यूज़ करना है। अब यहाँ भी इन दोनों को आप ऐड कर दोगे, i प्लस आई 2i बन जाएगा ये भी, तो 0 to 1 ये आ गया आपके पास log x, इधर से आ गया log x प्लस में log 1 माइनस एक्स, प्लस इसको उतारेंगे तो log 1 माइनस एक्स log 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर देखो ब्रैकेट खोलेंगे तो फिर ये 1 से 1 कटेगा, log x ही बचेगा, पिछले क्वेश्चन की तरह ही। अब यहाँ भी दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम आ रहा है, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी एज इट इज उतार दो, 0 to 1 log x प्लस में log 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय log x प्लस में log 1 माइनस एक्स, कैंसिल, 1 बच गया, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे x आ गया, लिमिट 0 to 1, 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 पुट करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए i की वैल्यू आ गई आपकी 1/2। तो इस तरीके से डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस आप कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ प्रॉपर्टी, उसके एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन के क्वेश्चन समझा रहा हूँ। एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन के क्वेश्चंस आने के चांसेस मैं कह रहा हूँ कि बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन 1% भी अगर चांसेस हैं और आप वो ना करके जाओ फिर वहाँ पर बड़ा दुख होगा, यार ये क्वेश्चन और करे आते तो मार्क्स और अच्छे हो जाते। तो इसलिए छोड़ के कुछ नहीं चलना है, ठीक है। हाँ, ये डेफिनेट है कि बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन इसमें से नहीं आने वाला।
कुछ कुछ यहाँ पर आपके पास इक्वेशंस होंगी। क्या क्या इक्वेशंस होंगी? मान लो आपके पास पैराबोला आएगा, पैराबोला या तो ये वाला आएगा या फिर पैराबोला कौन सा आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अगर ये पैराबोला होता है तो इसकी शेप आपकी इस तरीके से बनती है, अगर ये वाला पैराबोला होता है तो इसकी शेप आपकी इस तरह से बनती है। ठीक है, पैराबोला के साथ लाइंस के क्वेश्चन आ सकते हैं या दो पैराबोला के क्वेश्चन आ सकते हैं। सर्कल वगैरह का आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, वो ट्रिग्नोमेट्री में चला जाता है। इलिप्स का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, वो ट्रिग्नोमेट्री में चला जाता है। तो बस पैराबोला हो सकते हैं या साथ में उसके लाइन हो सकती है। ठीक है, लाइन की इक्वेशन तो ax प्लस में by प्लस सी इक्वल्स टू 0 इस फॉर्मेट में होती है। बस यहाँ ध्यान रखना है आपको, अगर एक टर्म स्क्वायर में है, वेरिएबल्स में एक स्क्वायर में है, एक ऐसे है तो पैराबोला है। ठीक है, यहाँ पर x ऐसे है, y यहाँ पर है, तो ये पैराबोला है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है और ग्राफ आपको इस तरीके से ड्रॉ करने हैं। लिमिट्स कैसे लेनी है वो मैं आपको समझा रहा हूँ अभी। अब देखिए, मान लो क्वेश्चन हमारे पास एक आ गया y इक्वल्स टू रूट एक्स, y इक्वल्स टू रूट एक्स, और एक कर लाइन है x इक्वल्स टू 2y प्लस में 3 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द x एक्सिस। मतलब ये वाला कर्व लेना है आपको, ये लाइन लेनी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में जो एरिया बाउंड हो रहा होगा x एक्सिस के साथ, उसका एरिया हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो y इक्वल्स टू रूट एक्स है, पहले तो इसको आइडेंटिफाई करो ये कौन सा कर्व है। अब यहाँ पर तो मैंने रूट वाला कुछ बताया नहीं, कोई बात नहीं भाई, नहीं बताया तो यहाँ पर रूट का हटा दो, यहाँ पर स्क्वायर करके अगर हम यहाँ स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। तो बताया नहीं बताया? तो ये वाला आपका पैराबोला बन रहा है, इस शेप का पैराबोला बन रहा है। तो इसकी फिगर जब आप ड्रॉ करेंगे तो इसकी फिगर इस तरह से आ गई। ठीक है, बस एक रफली फिगर आपको ड्रॉ कर देनी है, ग्राफ व्राफ पे नहीं करनी है। ये आपकी एक लाइन है, लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको हमेशा 2 पॉइंट चाहिए। तो वो 2 पॉइंट आप कैसे निकाल लो, एक बार x को 0 कर लो, y की वैल्यू आ जाएगी -3/2, -3/2 का -1.5, तो यहाँ नीचे कहीं आ जाएगा, x की वैल्यू तो होगी 0, y की वैल्यू आ गई -3/2। फिर y को 0 करते हो तो x की 3 आ गई। इन दोनों को हमने ज्वाइन किया, इधर ले लेते हैं, चलो इन दोनों को हमने ज्वाइन किया तो पैराबोला थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा हमें। ठीक है, थोड़ा सा शेप जरा ऐसी बन गया, आना इसी तरीके से। अब ये कह रहा है कि भाई ये जो लाइन थी और ये पैराबोला था, इसके बीच का एरिया बताना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और एक्स एक्सिस के साथ बाउंड करना है। तो एक्स एक्सिस ये है हमारा। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये बाउंड कर दिया हमने। अब इसका एरिया आपको फाइंड करना है। अब इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? इसका एरिया फाइंड करने के लिए आपको पहले ये वाला पूरा एरिया निकाल लेना है पैराबोला का, यहाँ से यहाँ तक का। अब उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि ये लाइन इस पैराबोला को यहाँ पर किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। कई बार ये पॉइंट आपको ऑटोमेटिकली दे दिया जाता है कि लाइन आपको दे दी, ठीक है, लेकिन कई बार आपको पॉइंट निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर आपके पास एक लाइन मुझे ऐसे वर्टिकल चाहिए, तो कई बार क्वेश्चन में आपको ये वर्टिकल लाइन दे देगा, कई बार नहीं देगा। तो नहीं देगा तो हम निकालेंगे कैसे? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर x की वैल्यू 2y प्लस 3 है, इसको मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो ये बन गया y स्क्वायर इक्वल्स टू 2y प्लस 3। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इन सबको आप इधर लेकर आओ, इसके फैक्टर करो, y माइनस 3 और y प्लस 1। तो y की वैल्यू एक तो प्लस 3 आ जाएगी, माइनस वाली वैल्यू का हमें कोई लेना देना है नहीं, तो y की वैल्यू 3 रखो। अब y की वैल्यू 3 अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ, y की वैल्यू 3 यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो यानी ये पॉइंट आपका बन गया 9, 3। तो यहाँ से जो ये लाइन आ रही है ना वर्टिकल, ये x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पर हमारे पास लिमिट बन गई इस पैराबोला की, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एरिया निकल गया। ठीक है, ये वाला पूरा एरिया हमारा ये निकल गया। तो शेडेड पोर्शन का एरिया हमें चाहिए, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एरिया ऑफ ओ ए बी ये निकालना है पहले। इसमें से आपको ये वाला एरिया माइनस कर देना है, सी ए बी।
जो ये वाला वाइट वाला जो एरिया है ये माइनस कर देंगे तो आपके पास ये वाला एरिया बच जाएगा, क्योंकि आप पूरा एरिया तो निकाल ही चुके हो। अब ये पूरा एरिया निकालने के लिए आपको देखो भाई ये एरिया किससे बाउंड हो रहा है, इस कर्व से बाउंड हो रहा है। तो ये कर्व की इक्वेशन क्या है आपके पास, कर्व की इक्वेशन ये है। यहाँ से आपको अपनी जो वैल्यू है वो निकालनी है इन टर्म ऑफ एक्स। इन टर्म ऑफ एक्स का मतलब होता है कि अगर आप वाई की वैल्यू निकालोगे तो वो एक्स की टर्म्स में निकलेगी, मतलब ये वाली वैल्यू आप लोगे तो वाई इक्वल्स टू में रूट एक्स। यहाँ पर हम एक्स में ही वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लिमिट एक्स की ही यूज़ कर रहे हैं। अगर लिमिट आप वाई की यूज़ करोगे तो वाई की वैल्यू निकालनी है। वाई की वैल्यू निकालने का मतलब है फिर ये आ जाता है एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। ठीक है, जब आप लिमिट एक्स की निकाल रहे हो, ध्यान रखना हमेशा ये बात, जब आप लिमिट एक्स की यूज़ कर रहे हो तो आपका फंक्शन यहाँ पर इन टर्म ऑफ एक्स आना चाहिए। इन टर्म ऑफ एक्स आने का मतलब है आपको वैल्यू जो निकालनी होती है वाई की वैल्यू निकालनी है, ताकि वो एक्स के अंदर आपको मिल जाए। और अगर आप लिमिट वाई की यूज़ करोगे तो यहाँ पर आपका फंक्शन इन टर्म ऑफ वाई होना चाहिए, तभी आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। ये चीज़ बस ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर लिमिट क्या बनी, 0 से लेकर 9 तक माइनस। अब इसमें से माइनस करना है आपको ये वाला एरिया। ये वाला एरिया बाउंड हो रहा है इस लाइन से। इस लाइन की इक्वेशन ये थी। अब यहाँ से अगर आप y की वैल्यू निकालोगे, क्योंकि हमें वैल्यू क्या किस में चाहिए, x की टर्म्स में चाहिए, तो इस 3 को इधर लाएंगे, x माइनस 3 इक्वल्स टू 2y। इस 2 को इधर ले जाओ तो ये y की वैल्यू बन गई। आपको ये यहाँ पर पुट करनी है x माइनस 3 अपॉन में 2। और लिमिट क्या रहेगी इसकी, यहाँ से यहाँ तक लिमिट रहेगी, यानी 3 से लेकर 9 तक लिमिट रहेगी। अब ये क्वेश्चन आपका हो गया है, इसको सिंप्लीफाई करना है। मेन चीज़ है बस इसमें फंक्शन बनाना। वो फंक्शन आप सही से बना दोगे तो इंटीग्रेट तो आप करना आई थिंक अब तक सीख चुके हो अच्छे तरीके से। तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर 3/2, और जो पावर यहाँ पर आती है उसको रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं। लिमिट आ गई 0 to 9। ये जो 1/2 है इसको तो आप बाहर पड़ा रहने दो। इंटीग्रेशन करो x का, x² 2 और 3 का हो गया 3x। लिमिट आ गई 3 to 9। अब लिमिट अप्लाई करते हैं। यहाँ पर अप्लाई किया आपने 9, तो 9 की पावर 3/2। 0 पुट करोगे कुछ नहीं होना, 0 ही आना है। यहाँ पर 9 पुट करा, 9 9 81 हो गया। 9 3 जा 27, फिर माइनस का साइन। अब 3 पुट करेंगे तो 9/2 माइनस 9। अब यहाँ पर देखो 9 का क्यूब करना है और फिर इसका स्क्वायर रूट करना है। तो पहले 9 का स्क्वायर रूट कर लो। 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3, और 3 का क्यूब कर दो आ जाएगा 27। 27 और इसके बाहर हमारे ब्रैकेट के 2/3 है। ये तो 0 ही हो गया, माइनस 1/2। यहाँ पर इसकी ब्रैकेट खोल लो, 81/2 और ये माइनस 9/2 हो जाएगा। माइनस 27 प्लस 9, ये वैल्यू आ रही है। बस इसको बस आपको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ से करा 3 9 जा 27, 9 2 जा 18, ये तो 18 बन गया। यहाँ 81 माइनस 9 72 आ गया। ठीक है, 72 को 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 36। यहाँ पर ये भी आ जाएगा 36 नहीं सॉरी 18 आएगा यहाँ तो 36 में से 18 माइनस करेंगे, 18 आ गया। 18 माइनस 9, आंसर आ गया आपका 9। ठीक है, अब यहाँ पर आपने एरिया निकाल रहे हो तो एरिया में फाइनल आंसर में आप 9 स्क्वायर यूनिट लिख देना इसको। तो इसका एक क्वेश्चन और करते हैं हम, जिसमें आपको 2 पैराबोला दे रखे हो। एक पैराबोला इसने कहा कि y² इक्वल्स टू 4ax, दूसरा पैराबोला हो गया हमारा x² इक्वल्स टू 4ay। दोनों पैराबोलाज आपको दे दिए। ये वाला पैराबोला आपका ये शेप में आ गया, ये वाला पैराबोला हमारा इस शेप में आ गया। ठीक है, ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है।
तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए दोनों को आपको सिंप्लीफाई कर देना है। जैसे यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाली वाई स्क्वायर अपॉन में 4a, इसको पुट कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर ये ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा y की पावर 4 अपॉन में 16a स्क्वायर 4ay। इसको आप इधर लेके जाओगे, एक y से ये काट देता हूँ, 64a क्यूब बन गया। सबका अगर आप क्यूब रूट करोगे तो ये आ जाएगा 4a। तो y की वैल्यू 4a आ गई। x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर की जगह ये वैल्यू रखेंगे हम 16a स्क्वायर अपॉन में 4a, तो 4a रह गया है। तो x भी 4a आ गया, y भी 4a आ गया। अगर नंबर्स में दे रखा होगा तो और अच्छी बात है। अब आपको इसका एरिया फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से लिमिट ले लो, या तो x की लो या y की लो, कोई सी लिमिट ले लो। आपको एरिया फाइंड करना है OABC, तो ये कंप्लीट एरिया आ जाएगा। और ये वाला पैराबोला आपका बनता है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 2√a√x। तो जब आप ये वाला एरिया निकाल रहे हो तो ये आपका फंक्शन बन गया 2√a√x। लिमिट आपकी बन गई 0 से लेकर 4a। इसमें से माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे ये नीचे वाला एरिया ODBC, ये वाला एरिया माइनस कर देंगे। इसमें जो माइनस आप कर रहे हो ये वाला एरिया बाउंड हो रहा है ये दूसरा पैराबोला से, इससे। तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकालोगे तो ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन में 4a। ये यहाँ पर पुट करना है। लिमिट इसकी भी सेम ही रहेगी 0 to 4a, यहाँ से लेकर यहाँ तक। बस दोनों को आपको इंटीग्रेट करना है। 2√a x की पावर 3/2 2/3, लिमिट आ गई 0 to 4a। यहाँ पर आ जाएगा x क्यूब अपॉन में 4a और क्यूब का 3 भी आ जाएगा, लिमिट आ गई 0 to 4a। ये बन गया 2 2 जा 4 √a अपॉन में 3, इधर आ जाएगा 4a की पावर 3/2। यहाँ पर आ गया 4a का क्यूब करोगे तो आ जाएगा 64a क्यूब, नीचे है 4a इंटू में 3। यहाँ पर 4 का आप स्क्वायर रूट करोगे तो देखो आ गया 2, और 2 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 8। तो ये बन जाएगा 4 इंटू 8 अपॉन में 3। यहाँ पर बच गया आपके पास √a, यहाँ पर है a की पावर 3/2। इधर आ गया आपके पास 4 से काट देंगे 16 पर, a से काट देंगे तो ये बन जाएगा 16a स्क्वायर अपॉन में 3। यहाँ पर आ गया 32 अपॉन में 3। यहाँ पर a की पावर 1/2 है, यहाँ a की पावर 3/2 है, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर। तो 32 में से 16 माइनस करेंगे, 16 अपॉन में 3 a स्क्वायर। ये आपका आंसर यहाँ पर आ गया। तो बच्चों इससे आगे जब हम चलते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर अब समझते हैं कि जो प्रोड्यूसर सरप्लस या कंज्यूमर सरप्लस ये हम कैसे निकाल सकते हैं। इसके क्वेश्चन भी बड़े इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आपके क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं। तो प्रोड्यूसर सरप्लस या कंज्यूमर सरप्लस हम जब निकालते हैं तो कंज्यूमर सरप्लस का जो फार्मूला हमारे पास होता है इसको डिनोट करते हैं हम CS से। इसका फार्मूला होता है हमारे पास 0 to x0 डिमांड फंक्शन माइनस x0 P0। ठीक है, अगर आपको प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना है, प्रोड्यूसर सरप्लस को हम डिनोट कर देते हैं PS से। इसमें क्या होगा, x0 P0 आपका पहले आ जाएगा और ये फार्मूला बन जाएगा 0 to x0 सप्लाई फंक्शन। तो जब भी प्रोड्यूसर सरप्लस आपको दिया होगा तो सप्लाई फंक्शन आपको दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, और अगर कंज्यूमर सरप्लस आपसे पूछा गया है तो डिमांड फंक्शन दिया होगा। दोनों में डिफरेंस ये है, यहाँ पर x0 P0 बाद में आएगा, यहाँ पर पहले आ जाएगा। x रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी को और P रिप्रेजेंट करता है प्राइस को। एक कंडीशन और यहाँ पर आएगी एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है जहाँ पर सप्लाई और डिमांड दोनों इक्वल हो जाती है। तो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि एट इक्विलिब्रियम दैट मीन्स सप्लाई फंक्शन इज इक्वल्स टू डिमांड फंक्शन, तो इन दोनों को जब आप बराबर पुट करेंगे तो यहाँ से जो भी आपसे वैल्यू पूछी जाएगी, x की वैल्यू, p की वैल्यू जो भी पूछी जाए उसको आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं।
अब यहाँ क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन एक आपको दिया हुआ है सीबीएसई हैंडबुक में, एग्जांपल है कि फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस फॉर द डिमांड फंक्शन पी इक्वल्स टू, डिमांड फंक्शन को आप पी से भी डिनोट कर सकते हो, एक्स से भी डिनोट कर सकते हो। तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन पी नॉट इक्वल्स टू 19। तो अगर आप पी नॉट 19 आपको दिया हुआ है तो आपको यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस फाइंड करना है। डिमांड फंक्शन आपको ये दिया हुआ है। डिमांड फंक्शन या तो देखो वर्ड्स के अंदर वो स्पेसिफाई कर देगा, क्योंकि डिमांड फंक्शन को भी आप पी से डिनोट कर सकते हो और सप्लाई फंक्शन को भी कर सकते हो। तो अगर उसने वर्ड से डिनोट कर दिया ठीक है, नहीं तो वो उसके नीचे से बेस में एक डी लगा देगा, तो इसका मतलब ये डिमांड फंक्शन है। तो अब यहाँ पी की जगह आपने पुट करना है 19, 25 माइनस एक्स, इसको एक्स रहने दो या एक्स नॉट लिखना है एक्स नॉट लिख लो। सारी टर्म्स को एक तरफ इकट्ठा करो, ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया, इसको इधर लाके माइनस करेंगे तो -6 आ गया। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके इसके फैक्टर हम बनाते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास एक्स नॉट प्लस में 3, एक्स नॉट -2। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाली हमने -3 और यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी 2। अब x होती है क्वांटिटी, तो क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव तो होगी नहीं, तो ये वाली वैल्यू कैंसिल करेंगे, हम एक्स नॉट इक्वल्स टू 2 लेंगे। अब कंज्यूमर सरप्लस का फार्मूला लगाओ, तो कंज्यूमर सरप्लस का जो फार्मूला हमारे पास है 0 टू एक्स नॉट की जगह आ जाएगा 2। डिमांड फंक्शन ये आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको डिमांड फंक्शन की जगह इसको पुट करना है माइनस एक्स नॉट पी नॉट। तो एक्स नॉट हमारे पास है 2, पी नॉट है 19, तो इन दोनों को यहाँ पर पुट कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन किया, लिमिट लगाई 0 टू 2 -38। 2 को यहाँ पर पुट करोगे ये बन जाएगा 50, यहाँ करेंगे 4/2 का मतलब 2 हो गया, इधर आ जाएगा 8/x³ आएगा, इधर आएगा 8/3 -38। देखो -38 -2 -40 हो गया, 50 में से 40 माइनस करोगे 10 बच गया और -8/3, तो 3 10 जा 30, 30 -8 यानी 22/3, ये बन गया आपका कंज्यूमर सरप्लस। तो इस तरह से कंज्यूमर सरप्लस के मतलब आसान क्वेश्चंस होंगे बहुत, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं होंगे, बड़े इजीली आप निकाल सकते हो इनको। अब देखते हैं हम एक प्रोड्यूसर सरप्लस का क्वेश्चन। तो प्रोड्यूसर सरप्लस का क्वेश्चन भी ऐसे ही बड़े इजी तरीके से आप निकाल सकते हो। 2 नंबर का ही क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा अगर थोड़ा बहुत ट्रिकी क्वेश्चन करेगा, थोड़ा बहुत ट्रिकी क्या कर सकता है, थोड़ा इंटीग्रेशन उसमें हैवी डाल देगा, बस इतना ही हो सकता है और कुछ नहीं होगा इसमें ट्रिकी क्वेश्चन। कहता था सप्लाई फंक्शन फॉर ए कॉमोडिटी इज पी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब यहाँ सप्लाई फंक्शन दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 5, वेयर x डिनोट द सप्लाई, फाइंड द प्रोड्यूसर सरप्लस व्हेन द प्राइस इज 10। अब प्राइस आपको 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप 10 पुट करेंगे तो इधर आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 5। सारी टर्म्स को एक तरफ आपने इकट्ठा कर दिया, फिर आपने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके यहाँ पर फैक्टर बना लिए, तो x की वैल्यू -5 आएगी, उसको कैंसिल कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी +1। अब x की वैल्यू अगर +1 है तो इस पर आप प्रोड्यूसर सरप्लस निकालते हैं, तो इसका फार्मूला हो जाता है हमारे पास x नॉट पी नॉट माइनस 0 x नॉट सप्लाई फंक्शन। तो x नॉट आपके पास 1 आ गया, पी नॉट आपके पास 10 था, 0 to 1। अब सप्लाई फंक्शन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 5। इसको इंटीग्रेट करो, x³ प्लस में 4x स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x, लिमिट आ गई 0 to 1। अब आपने यहाँ पर 1 अप्लाई करना है, तो 1/3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 2, उधर से आ गया 5, तो 5 + 2 7, 10 - 7 करोगे आ जाएगा 3 -1/3 और यहाँ पर दिया हुआ है, तो 3 3 = 9 -1 8/3। तो ये बन गया आपका प्रोड्यूसर सरप्लस। अगर आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट दिया हुआ है, जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहता है सपोज दैट डिमांड इज गिवन बाय द इक्वेशन XD = 500 - 50p। डिमांड फंक्शन जो आपको दिया हुआ है 500 - 50p, वेयर XD इज द क्वांटिटी डिमांडेड
and P is the price of the good. Supply is described by the equation XX equals to 50 plus 25P, where XS is the quantity supplied. What if the equilibrium price and the quantity? तो आपको इक्विलिब्रियम प्राइस बताना है और क्वांटिटी बतानी है। तो इक्विलिब्रियम पे क्या हमने डिस्कस किया था, इक्विलिब्रियम पर आपका डिमांड और सप्लाई दोनों फंक्शन बराबर हो जाएंगे। एट इक्विलिब्रियम डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई। तो डिमांड फंक्शन हमारे पास ये है। डिमांड फंक्शन आपको इन टर्म ऑफ एक्स भी मिल सकता है, इन टर्म ऑफ पी भी मिल सकता है। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसमें सप्लाई इन टर्म ऑफ एक्स है, इसमें सप्लाई इन टर्म ऑफ पी है। तो ये जैसे मर्जी हो सकता है, इसकी टेंशन नहीं लेनी। सप्लाई आ गया आपके पास 50 प्लस में 25P। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, इसको उधर लाओगे, माइनस करेंगे, 450 आ जाएगा, इसको उधर ले जाके 75P। 75 से इसको डिवाइड करेंगे तो P की वैल्यू आ जाएगी 6, यानी प्राइस तो इक्विलिब्रियम पे आ गया आपका 6। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो 6 आपने निकाला है, इसको आप यहाँ भी पुट कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, जहाँ आपको ईजी लगे वहाँ पुट कर लो। तो हम यहाँ सेकंड वाले में पुट कर लेते हैं। तो 50 प्लस में 25 इंटू में 6, 25 6 150 प्लस 50 यानी आ गया 200। तो आपके पास x की वैल्यू 200 आ गई और प्राइस जो उसका 6 आ गया। तो इतना सही कंसेप्ट है, बस प्रोड्यूसर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस, इक्विलिब्रियम प्राइस, 3 चीज़ें हैं। 8-10 क्वेश्चन भी आपने प्रैक्टिस कर लिए तो बड़े आराम से इसके 2 नंबर 3 नंबर पक्के हैं आपके, और डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पर हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था, नेक्स्ट टॉपिक में हमने रेवेन्यू फंक्शन दिया होगा, तो हमें मार्जिनल रेवेन्यू दे रखा होगा तो रेवेन्यू निकालना होगा, मार्जिनल कॉस्ट दे रखा है तो कॉस्ट निकालना होगा। डेरिवेटिव में उल्टा होता था कि आपने रेवेन्यू फंक्शन दिया हुआ है, मार्जिनल निकालना है तो हम डेरिवेटिव करते थे। अब अगर आपको रेवेन्यू निकालना है तो आपको क्या करना है, मार्जिनल फंक्शन को इंटीग्रेट कर देना है। ऐसे अगर आपको कॉस्ट फंक्शन निकालना है तो मार्जिनल कॉस्ट को इंटीग्रेट कर देना है। उल्टा प्रोसेस हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, अब कुछ कंडीशंस जो दे रखी होंगी, उन कंडीशंस के साथ इन क्वेश्चंस को हम करेंगे। मान लो आपको एक क्वेश्चन में कहता है द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट ऑफ ए कमोडिटी इज 30 प्लस में 2x। मार्जिनल कॉस्ट हमें दे रखी है, मार्जिनल कॉस्ट हमें दे रखी है 30 प्लस में 2x। इट इज नोन दैट फिक्स कॉस्ट आर रुपीज 120। तो फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है रुपीज 120 है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट। अगर आप 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो तो कॉस्ट क्या होगी, द कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग आउटपुट फ्रॉम 100 टू 200। और अगर आप 100 से 200 यूनिट की प्रोडक्शन करते हो तो इंक्रीजिंग कॉस्ट क्या होगी। तो ये दोनों चीज़ निकालते हैं। दोनों चीज़ निकालने के लिए सबसे पहला काम होगा हमारा, कॉस्ट फंक्शन तो हम बना लें पहले। तो कॉस्ट फंक्शन हम कैसे बनाएंगे, मार्जिनल कॉस्ट को इंटीग्रेट करेंगे। तो कॉस्ट फंक्शन आ गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 30 प्लस में 2x। इसको इंटीग्रेट करा हमने, 30x प्लस में 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस में c। अब इसमें जो c आ रहा है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ रहा है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। जब तक इसकी वैल्यू नहीं निकलेगी तब तक आपका फंक्शन अभी कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पर जो ये फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है, ये यही वैल्यू निकालने के लिए दी, क्योंकि जब आप प्रोडक्शन कुछ भी करोगे या नहीं करोगे, आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो उतनी की उतनी ही रहेगी। तो यानी अगर हमारा x 0 होता है, इफ़ x इक्वल्स टू 0, मतलब आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हो, प्रोडक्शन कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन भाई फिक्स कॉस्ट तो आपको देनी पड़ेगी ना। तो यही हमारी टोटल कॉस्ट बन जाएगी 120। यानी अगर आप कोई भी काम नहीं कर रहे हो तो जो फिक्स कॉस्ट है वही हमारी टोटल कॉस्ट का काम करेगी। तो अब आप यहाँ पर cx की जगह पुट कर दो 120 और यहाँ x की जगह पुट करेंगे 0। तो यहाँ से आपको c की वैल्यू मिल गई 120। इसको आप यहाँ पर पुट करके कॉस्ट फंक्शन बना देंगे। तो ये बन गया आपका कॉस्ट फंक्शन। अब क्वेश्चन के अंदर बोलता है कि कॉस्ट फंक्शन आपको बताना है, अगर 100 यूनिट का प्रोडक्शन करते हो तो कितनी कॉस्ट पड़ेगी। तो सीधा सीधा क्या करना है, x की जगह आपको 100 पुट कर देना है।
इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, 3000 प्लस में 10,000 प्लस में 120, तो 10,000 ये हो गया, 3000 ये हो गया, 13,120, 13120, ये आ जाएगी आपकी टोटल कॉस्ट। अब उसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या पूछता है आपसे कि अगर आप 100 यूनिट से 200 यूनिट तक अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करते हो तो उस कंडीशन में आपकी कॉस्ट क्या पड़ेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपने जो मार्जिनल कॉस्ट ली थी, दो तरीके होंगे। एक तो हम यहाँ पर जैसे C100 हमने निकाल लिया, C200 निकाल लेते हैं और दोनों की वैल्यू को माइनस कर देते हैं, एक तरीका तो ये। लेकिन उसके लिए आपको C100 निकालना पड़ेगा। अगर मान लो सपोज क्वेश्चन में आपसे C100 पूछा ही नहीं गया, यहाँ तो आपने पूछा था, यहाँ निकाल रखा है, लेकिन अगर आपसे C100 वहाँ से पूछा ही नहीं गया तो फिर हम इसको C100 को निकालें, फिर 200 को निकालें, फिर दोनों को माइनस करें। उसकी वजह हम क्या करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल हम यूज़ करेंगे। इसमें लिमिट आ गई हमारे पास 100 to 200, और जो मार्जिनल कॉस्ट आपको दी हुई है इसी को इंटीग्रेट करेंगे और इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, दोनों तरीके से आप कर सकते हो, दोनों तरीके आपके ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो, अब क्योंकि आप डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हो तो सी की आपको ज़रूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा 30x प्लस में 2x स्क्वायर बाई 2, लिमिट हो जाएगी आपकी 200 to 100। 200 यहाँ पर आप पुट करोगे, 30 इंटू 200 का स्क्वायर करेंगे 40,000, माइनस 100 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे आप 3000, और 100 का स्क्वायर करोगे आ जाएगा 10,000। तो यहाँ से आपके पास बनेगा 6,000 माइनस 3,000, तो ये हो गया 3,000, 40 माइनस 10, 30 ये हो गया, यानी टोटल मिलाकर 33,000 की कॉस्ट आ गई अगर आप अपनी प्रोडक्शन को 100 से 200 यूनिट तक करोगे तो। इसी तरीके से अगर हम मार्जिनल रेवेन्यू वाले क्वेश्चंस को करें तो वही सेम प्रोसेस रहेगा, सेम कंसेप्ट है। अगर आपको कहता है क्वेश्चन के अंदर द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन ऑफ ए कमोडिटी इज गिवन बाय MR इक्वल्स टू 11 माइनस 3x, 11 माइनस 3x प्लस 4x स्क्वायर, देन फाइंड द रेवेन्यू फंक्शन, आल्सो फाइंड द डिमांड फंक्शन। रेवेन्यू फंक्शन हमें फाइंड करना है और डिमांड फंक्शन ये भी हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम तो रेवेन्यू फंक्शन फाइंड करने का है। रेवेन्यू फंक्शन हो गया इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल फंक्शन, यानी 11 माइनस 3x प्लस में 4x स्क्वायर dx प्लस में c। इसका इंटीग्रेशन करेंगे 11x माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस में 4x क्यूब बाई 3 प्लस में c। अब पिछले क्वेश्चन के अंदर आपको एक फिक्स कॉस्ट दी हुई थी c की वैल्यू निकालने के लिए। मार्जिनल फंक्शन की जो क्वेश्चन आप करोगे उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई वैल्यू मिले, क्यों। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर आप x को 0 रखोगे, अगर आप कहते हो कि आप कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो तो कॉस्ट तो आपको फिक्स देनी थी, वो तो देनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप कुछ काम ही ना करो और आपको पैसा मिल जाए। दे सकते हो लेकिन मिलेगा नहीं। यानी अगर यहाँ पर x 0 है तो उस केस में जो आपका रेवेन्यू है वो भी 0 है। आपने कुछ बेचा ही नहीं है तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। तो जब आप यहाँ पर रेवेन्यू को 0 रखोगे, दैट मीन्स ये आपका 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, दैट मीन्स सी की वैल्यू भी 0 आ गई। अब ये डिपेंड करेगा फंक्शन के ऊपर। हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि आपका जो x सी की वैल्यू 0 आएगी। हाँ, x अगर 0 है तो रेवेन्यू ज़रूर 0 होगा, लेकिन c 0 हो ये ज़रूरी नहीं है। तो अब आपने c की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो आपका जो रेवेन्यू फंक्शन है ये बन गया 11x माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस में 4x क्यूब बाई 3। तो ये तो आ गया आपका रेवेन्यू। अब रह गया डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन हम कैसे बनाते हैं, जब हम रेवेन्यू फंक्शन जब बनाते हैं तो रेवेन्यू के लिए हम क्या करते हैं, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से आपको P निकालना है, डिमांड फंक्शन निकालना है, तो क्या करेंगे, x इधर आ जाएगा। तो जो रेवेन्यू फंक्शन है उसको आप x से डिवाइड कर दो बस। ये रेवेन्यू फंक्शन है, इसको x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से रह जाएगा 11, यहाँ से आ जाएगा माइनस 3/2x, इधर से आ जाएगा 4/3x स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका डिमांड फंक्शन, 11 माइनस 3/2x प्लस में 4/3x स्क्वायर।
तो इस तरह से 2 कंसेप्ट यहाँ पर हम करेंगे। तो ये जो 2 कंसेप्ट हमने जितना भी कंसेप्ट हमने यहाँ पर अब तक पढ़ा है, तो वो सारा कंसेप्ट आई थिंक आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा अगर आप इंटीग्रेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो पिछला पार्ट था हमारा इंटीग्रेशन का और ये पार्ट था, ये दोनों में इंटीग्रेशन मैंने कंप्लीट कर दिया है और उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम्स के लिए। एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं तो जितना ज़्यादा हो सकता है वीडियोस को शेयर करें। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, पसंद नहीं आ रहे हैं, तो भी मुझे एटलीस्ट बताएं कि आपको क्या कमी लग रही है ताकि हम उसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकें। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।